दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 यानी कि अलजेब्रा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो मेरी मानो अगर आपने स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो की तो आपको मैथ्स 1 अलजेब्रा में 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो प्रीलिम्स हो या आपके बोर्ड्स हो। तो देखो, सबसे पहले आपके अलजेब्रा में चैप्टर्स कितने हैं टोटल, शायद से हाँ टोटल 6 चैप्टर्स है। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सेकेंड चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और थर्ड चैप्टर है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। फिर है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी। और लास्ट है आपका स्टेटिस्टिक्स। तो देखो, इनमें से सबसे इजी चैप्टर्स कौन से है। लीनियर इक्वेशन मुझे थोड़ा मॉडरेट लगता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा इजी है, और प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इजी है। स्टेटिस्टिक्स भी अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको ये इजी ही लगने वाला है। मैं इसको भी मॉडरेट ही रखता हूँ, ये भी मॉडरेट है और ये भी मॉडरेट है। खास करके प्रोबेबिलिटी और फाइनेंशियल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्रोबेबिलिटी तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वो आपको एकदम अच्छे से करना है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि अगर आप इजी चैप्टर्स जो होते हैं उसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप गारंटी ले सकते हो कि इनमें से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं वो आप पूरे उसमें फुल मार्क्स ला सकते हो। तो जो भी इजी चैप्टर्स है उनको सबसे पहले अच्छे से पढ़ लो। तो ये तो अभी आपके प्रीलिम्स हो रहे रहेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि ऐसे 3 चैप्टर्स आ रहे रहेंगे, तो अभी के लिए आप इतना पूरा पढ़ लो। पर जब प्रीलिम्स आएंगे तो आप क्या करो, सबसे पहले इन इजी चैप्टर्स पे फोकस करो, इसके ऊपर और इन चारों चैप्टर के ऊपर, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ और सिक्स चैप्टर पे। इससे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स चैप्टर पे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थोड़ा सा टफ लगता है, पर वो ज़रा भी टफ नहीं है। अगर आपको सारे एप्लीकेशन पता है, आपको कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है, ये सब भी आपको पता है, तो ये भी आपको ईजी लगने वाला है। और फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों हार्ड लगता है, क्योंकि इसके अंदर फार्मूलाज बहुत सारे रहते हैं। तो फार्मूला याद करने के लिए आपको कौन सी ट्रिक फॉलो करनी है वो मैं आपको अभी एंड में बताता हूँ। तो देखो, ये आपको अच्छे से एकदम अच्छे से पूरी प्रैक्टिस करके मास्टर कर लेना है इन 4 चैप्टर्स को। फिर इन 2 चैप्टर्स के लिए क्या आपको अप्रोच करना है, क्योंकि इसमें थोड़े फॉर्मूलाज हार्ड रहते हैं और थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ एंडिंग में कि आपको क्या फॉलो करना है। तो सबसे पहले एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए और उस चैप्टर को कैसे एंड करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले कोई भी चैप्टर अगर आप स्टार्ट करोगे, मान लो आप चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हो, तो उसका हमारे पास क्या है, प्रैक्टिस सेट 1.1। तो इस प्रैक्टिस सेट 1.1 से जो भी रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपकी बुक में इस एक्सरसाइज के पहले दी गई है। तो मान लो मुझे अगर पढ़ना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हम पढ़ने वाले हैं, तो उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मान लो ax प्लस by इज इक्वल टू सी। तो ये क्या है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में दी गई है। ये क्या बोलते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें a और b रियल नंबर्स होते हैं और a और b 0 के इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो a, b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और ये कोई भी नंबर हो सकता है, और c भी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, वो 0 भी हो सकता है। तो ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 की बेसिक जो होते हैं वो मैंने अच्छे से पढ़ लिया। तो इसके आगे आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिए रहते हैं। मान लो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ऐसे कुछ बेसिक, ऐसे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आपसे वो लोग सॉल्व एग्जाम्पल है, ये सॉल्व एग्जाम्पल में वो लोग आपसे फिर पूछेंगे कि डिटरमाइन या फिर फाइंड वैल्यू ऑफ x, y। तो ये क्या है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिससे आपके माइंड में एक आप क्या बोल सकते हो, एक पैटर्न आ जाएगा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बड़े से बड़ा जो भी क्वेश्चन 4 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन का जो भी एकदम हार्ड हॉट क्वेश्चन बनता है, तो उसके अंदर जब आप इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर लोगे तो आपको यही एक ऐसा ही फॉर्मूला, ऐसे ही वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे।
इक्वेशन तो यही दो मिलने वाले हैं, दो से ज़्यादा इक्वेशन नहीं मिलेंगे और इससे अलग कोई इक्वेशन होने नहीं वाला। तो आपको यही मिलेगा। आपको बस क्या करना आना चाहिए, अच्छे से प्रॉब्लम को रीड करने आना चाहिए और ये बेसिक कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। तो जब आपने इन सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कर लिया तो इसके बाद आप क्या करोगे, प्रैक्टिस सेट 1.1 को स्टार्ट करोगे। तो उसके अंदर जो भी अगर थोड़ा कोई ट्रिकी क्वेश्चन है आप उसको अपने टीचर से समझ लो या फिर आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देख सकते हो, उससे भी आपको अच्छे से समझ जाएगा। तो देखो अभी आपने 1.1 के बेसिक्स कर लिया, 1.1 की पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दी। और अभी इसके बाद आप 1.2 स्टार्ट करने से पहले भी वही करोगे क्योंकि 1.2 से पहले भी आपको ढेर सारे फॉर्मूलाज वहाँ पे दिए गए हैं। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है कि ग्राफिकल मेथड, क्रेमर्स रूल, ये सब उसी के अंदर है। तो आप क्या करोगे, शायद से 1.3 के पहले आपको क्रेमर्स रूल दिया गया है, तो आप क्रेमर्स रूल का जो भी पूरा फॉर्मूलाज वो सब क्रेमर्स रूल डेरिवेशन छोड़ के आप उसके रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लोगे। कि मान लो उसका फॉर्मूला जो होता है x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, ये सब सारे फॉर्मूला सबको अच्छे से याद रहने चाहिए। और फिर डी एक्स क्या होता है, डी वाई क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से मालूम रहना चाहिए। तो जब आपने ये सब याद कर लिया और एक दो एग्जाम्पल्स भी आपने सॉल्व कर लिए, फिर आप 1.3 स्टार्ट करो। और पूरा का पूरा 1.3 करने के बाद आप वापस वही 1.4 के लिए करो, 1.5 के लिए करो। और मुझे लगता है कि 1.5 लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसके बाद जब आपका 1.1 से लेके 1.5 तक सब कुछ हो गया और आपने थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स जो भी इनके बीच में आते हैं वो भी आपने कर लिया, तो आप कहाँ पे जाओगे, आप जाओगे प्रॉब्लम सेट 1 में। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम सेट 1 में आपको ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए दिए रहते हैं और उसके बाद आपको 2 मार्क के क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क और 4 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं। और 4 मार्क के जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपकी सारी एप्लीकेशन बताते हैं। जो भी आपके प्रॉब्लम सेट में 4 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन उस कंसेप्ट की एप्लीकेशन बताते हैं कि हम लोग इसे कैसे अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने लाइफ में, ये सब आपको दिया रहेगा। तो देखो सबसे पहले आपको एमसीक्यूज जो दिए हैं और बाकी 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। तो देखो एमसीक्यूज आपको ढेर सारे दिए रहते हैं, उसमें आपको कितने 4 ऑप्शन दिए रहते हैं A B C D। तो ये जो सारे के सारे एमसीक्यूज हर एक चैप्टर के आप अच्छे से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसी की गारंटी है कि एग्जाम में आपको ऐसे ही एमसीक्यू मिलने वाले हैं। हो सकता है टीचर आपको जो भी कैलकुलेशन वाले एमसीक्यू है उसमें 1-2 वैल्यू बदल के दे दे, पर पैटर्न यही एमसीक्यू का रहने वाला है। तो अगर आप सारे चैप्टर के सारे प्रॉब्लम सेट में जो भी दिए हुए एमसीक्यूज है वो सब सॉल्व कर लोगे तो आपको स्टार्टिंग के 4 मार्क जो कि एमसीक्यू के मिलते हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। देखो सेकंड में क्या दिया आपको, 2 मार्क के क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो इसमें से 2 मार्क और 1 मार्क के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। 3 मार्क के भी आप कर सकते हो, जो इंटरमीडिएट लेवल के रहते हैं वो आप अच्छे से कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पूरी प्रैक्टिस की है। और थोड़े से इसमें हॉट्स क्वेश्चन रहते हैं। हॉट्स क्वेश्चन कौन से, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। हो सकता है आप इसको पहली बार में नहीं कर पा, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे आपको ये अच्छे से समझ में आने लगेंगे। तो इनके लिए एक अलग अप्रोच है वो। अगर आपको इनके लिए इन्हें अच्छे से सॉल्व करना है तो आप आपकी बुक में जितने भी सारे हॉट्स दिए गए हैं, हॉट्स कैसे क्वेश्चन रहते हैं जिनके ऊपर स्टार मार्क बना रहता है। और ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पक्का आपको 3 से 4 मार्क के लिए आ सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में अगर आप एक क्वेश्चन देखोगे तो आपके प्रॉब्लम सेट का शायद से लास्ट क्वेश्चन या ऐसा कोई क्वेश्चन है वो, जिसमें एक हमीद और जोसेफ वाला क्वेश्चन है, हमीद एंड जोसेफ। तो इसमें आपको क्या क्या दिया गया है वो बहुत ज़्यादा घुमाने वाली इन्फॉर्मेशन है कि कैसे कैसे हमीद ट्रैवल करता है, फिर जोसेफ ट्रैवल करता है कि A to B तक आपको डिस्टेंस देखना है, फिर B to C तक देखना है कि ये लोग कैसे एक दूसरे से मीट हुए, फिर दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गए। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको अच्छे से डिकोड करने आना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको कभी भी सॉल्व कर लोगे एक बार सॉल्व करने के बाद। पर अगर आपने रटा है तो आप एग्जाम के टाइम वो भूल जाओगे, और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तब तो पक्का आपके वहाँ पे सारे मार्क्स चले जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखो जब आपने, तो आप कब कह सकते हो कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, जब आपने ऑल प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन प्लस सॉल्व्ड एग्जाम्पल
क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल में कभी कभी अच्छे क्वेश्चंस दिए रहते हैं जो आपकी टीचर पूछ सकती है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम सेट, और प्रॉब्लम सेट के अंदर सब कुछ आता है, एमसीक्यूज भी आते हैं, और हॉट्स के साथ साथ 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन, 2, 3 और 1 मार्क के क्वेश्चन। और फिर यहाँ पे ये जो हॉट्स थे ये तो आपके प्रॉब्लम सेट के थे, और कभी कभी ये लोग हॉट्स आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट में भी दे देते हैं स्टार मार्क करके। तो ये सारे हॉट्स आपने कर लिए। तो अभी इसके बाद आपको क्या करना है, PYQs करना है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन है, या फिर जो भी आप चैप्टर कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से करने हैं। फिर आपको हॉट्स और सॉल्व करने हैं। अगर आपको 40 ऑन 40 चाहिए तो आपको हॉट्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको 30, 35 ऐसे मार्क्स चाहिए तो आप बस इतने में सफिशिएंट रहो। आपने जो इतना कर लिया इससे ज़्यादा आगे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ करने की। पर अगर आपको अपने जो लास्ट के 5 से 4 मार्क रहते हैं वो भी बचाने, क्योंकि एग्ज़ाम में चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा हॉट बाहर से आ जाए जो कि आपको बिल्कुल नहीं आता। तो अगर उसको आपको बचाना है तो आपको ये एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ये वाली। तो ये हॉट्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं, आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक खरीद लो, बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक आती है वो आप खरीद लो, या फिर आप गूगल पे टाइप कर सकते हो कि स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1, देखो आप ऐसे टाइप कर दो स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 SSC, जो भी चैप्टर आप जिस चैप्टर की आप अभी तैयारी कर रहे हो वो, और फिर उसके लिखो हॉट्स या फिर PYQ, हॉट्स और PYQs लिख दो, तो आपको गूगल पे सारे के सारे हॉट्स विद सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो देखो जब आपका इतना सब हो गया, वैसे अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 35 तक चाहिए तो आप इतना प्रैक्टिस कर लो, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, आप तब बोल सकते हो आपका चैप्टर हो गया है। पर अगर आपको 40 एंड 40 चाहिए तो ये एक्स्ट्रा मेहनत करने के बाद ही आप बोल सकते हो कि आप पूरे इस चैप्टर के लिए फुल मार्क्स लाने के लिए इस चैप्टर में से तैयार हो। तो अभी जब ये सब हो गया तो मैंने आपको बोला था कि जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग और फिर स्टैटिस्टिक्स, जिसमें स्टैटिस्टिक्स में उतने फॉर्मूलाज नहीं है, पर अगर आप वो 2 चैप्टर्स को देखो तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज है, और खास करके फाइनेंशियल प्लानिंग तो सब लोग को हमेशा भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, क्योंकि ये चैप्टर ज़रा भी डिफिकल्ट नहीं है, इसके अंदर बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना आना चाहिए, और फॉर्मूलाज खास करके याद रहने चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करो, एक चार्ट लो, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लो, छोटा सा मत लेना, एक एकदम बड़ा सा चार्ट पेपर लो, और ऐसा आप सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, हर एक सब्जेक्ट के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि ये समझ लो ये तो सिर्फ आपके मैथ्स 1 का है अभी, तो आप इसमें क्या करोगे, ऐसे आपके जितने भी चैप्टर्स हैं आप उतने कॉलम बनाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा चार्ट पेपर आप लोगे इसीलिए आपको जगह ज़्यादा मिलेगी। तो आप ऐसे 6, देखो अभी 5 का हो गया, ऐसे आप 6 लाइन्स में इसको डिवाइड कर लो। तो देखो आपको 6 कॉलम्स मिल गए। तो अभी आप फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, 5th और 6th चैप्टर के सारे नाम लिख लो, और आप जो भी फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है आप सब यहाँ पे लिख लो। और अगर देखो फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख लो, और अगर आपको थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लिख लो, मतलब उसी फॉर्मूला के बेस्ड एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लो, उसको छोटी सी जितना हो सके उतने कम स्पेस में उसको सॉल्व करके लिख दो, ताकि आपको फॉर्मूला भी अच्छे से मालूम पड़ जाए और उसका एप्लीकेशन कैसे होता है वो भी मालूम पड़ जाए। तो सेकंड के लिए भी आप वही करोगे, फार्मूला, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो सेकंड चैप्टर के वो लिख लोगे, उसका अगर आपको चाहिए तो एक छोटू सा एग्जाम्पल लिख लो, और इसमें कोई कोई चीज़ जो आप भूल जाते हो इसमें आपको वो चीज़ लिखनी है जो कि आप फ्रीक्वेंटली भूल जाते हो, या फिर जो क्वेश्चन आपसे होता नहीं है उस क्वेश्चन के नंबर लिख लो, उस क्वेश्चन का नंबर लिख लो, और फिर वो सारी पॉइंट्स लिख लो जो आप हमेशा भूल जाते हो या तो आपसे मिस्टेक होती है। तो जब आपकी मिस्टेक को एकदम क्लियर हो जाए, आप पेंसिल से उस पर ऐसे ऐसे कट मारते हो, वो क्वेश्चन आपका हो गया, वो मिस्टेक अब आप फ्यूचर में नहीं करते, तो आप ऐसे ऐसे कट मारते, आपको अपना प्रोग्रेस अपने आप दिखेगा। तो इसमें भी आपको उन सारे क्वेश्चन के नाम लिखने हैं, और फिर वो सारी मिस्टेक्स जो आप हमेशा करते हो
फिर थर्ड में भी वही फॉर्मूला एग्जाम्पल आपकी मिस्टेक, फॉर्मूला एग्जाम्पल मिस्टेक, तो सब में आपको वही करते आना है अच्छे से। तो देखो सेकेंड चैप्टर और फाइनेंशियल प्लानिंग आपका शायद से फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर है। उसके लिए आपको बड़ा बड़ा कॉलम्स, उसके लिए बड़े बड़े कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे फॉर्मूलाज याद रखने के लिए। तो देखो सारा आपको ऐसा चार्ट एक अच्छा सा बना लेना है। तो ये तो मैंने रफ में बना, जब आप अपना अच्छे से पूरा कॉलम्स के साथ चार्ट बना लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो अब क्या करो, आप इस चार्ट को एक ऐसी जगह चिपका दो, या तो अपने रूम में चिपका दो या फिर कोई भी ऐसी जगह पे चिपका दो जहाँ पे आपकी नज़र हमेशा पड़ती रहे। कि समझ लो अगर आप सुबह सुबह उठ गए, आप ब्रश करते करते एक बार इसको देख लिया अच्छे से, हाँ आपका पूरा रिवीजन हो गया। अगर आप एग्जाम आपको देने का है तो आप लास्ट मिनट के टाइम पे ये पूरा फॉर्मूलाज देख लोगे, हाँ अच्छे से हो गया पूरा। ये सब आप हमेशा करते रहो और एक महीने के अंदर अंदर आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज पूरे बाय हार्ट याद हो जाएंगे। और जो भी आपके क्वेश्चंस जो कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। मेरा मतलब आप इसको समझ के सॉल्व कर पाओगे। तो देखो अब मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताने वाला जो आपको तब करनी है जब आपके सारे के सारे चैप्टर्स मैथ्स 1 के पूरे हो जाए। मान लो आपने चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक लेकर सारे सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी व्हाट्सअप कर सकते थे वो सब आपने अच्छे से कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, व्हेन ऑल चैप्टर्स आर डन। तो ये देखो ये कब तक होना चाहिए, मैथ्स का तो आपको बहुत पहले तक हो जाना चाहिए। कि यार समझ लो आपका पोर्शन पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट को लेकर। पर अगर आप मैथ्स की बात करो तो वो जितना अक्टूबर या नवंबर में ही खत्म हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कि अक्टूबर के अंदर ही अगर खत्म हो गया मान लो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आपने प्रैक्टिस कर लिया और आपको बस अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े हॉट्स और अपनी टेक्स्ट बुक अच्छे से सॉल्व करते रहनी है। टेक्स्ट बुक आप 4 से 5 बार पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक सॉल्व करो। तो ये तो ऐसा हुआ कि एक बार में आपने पूरा चैप्टर खत्म किया, ऐसा नहीं कि आप ढेर सारे हर दिन आप क्या करो, मैथ्स को तो 2 घंटा, मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी में बताया था कि हर दिन मैथ्स को 2 घंटा, 2 से 3 घंटा दिया करो। तो जब आप इतना पूरा पढ़ लोगे, आपकी चलो 4 से 5 भी नहीं, मैं आपको बोलता हूँ कि 2 से 3 बार पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक का हर एक क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ कि 2 से 3 बार आप टेक्स्ट बुक का हर एक क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल से लेके प्रॉब्लम सेट में जितने भी क्वेश्चन है सब कर लो। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद तो आपने अपनी टेक्स्ट बुक को पूरा का पूरा मास्टर कर लिया है। तो देखो अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके स्कूल के फाइनल प्रीलिम्स आने वाले हैं और अब तक आपने अपने मैथ्स के सारे चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो देखो कौन सा राइट टाइम रहता है सारे के सारे चैप्टर्स और पोर्शन ख़त्म करने का, तो मेरे हिसाब से राइट टाइम आपका नवंबर से दिसंबर है। पर अगर मैथ्स की अगर आप बात करोगे तो वो तो आप उसको दिन में हर दिन आप उसको 2 घंटा देते हो। तो हर दिन 2 घंटा देने के बाद मुझे लगता है कि वो आपका अक्टूबर या अक्टूबर से पहले ही आपके मैथ्स के पूरे पोर्शन ख़त्म हो जाने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा सकते हो नवंबर तक, नवंबर के मिड तक आपके मैथ्स के सारे चैप्टर्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से हो जाने चाहिए। तो देखो अब आपके प्रीलिम्स आने वाले हैं, आपने सारे के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो देखो इधर जस्ट बिफोर प्रीलियम आपको सारे के सारे सैम्पल पेपर्स करने हैं। तो सैम्पल पेपर्स के लिए आपको बुक भी मिलती है, या तो आप सीधे सीधे कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, क्वेश्चन पेपर उठा लो। 2019, 20, 21 में भी हुआ था एग्ज़ाम, फिर 22 का भी आप उठा के पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। और उसमें आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको इसमें टाइम लिमिट रखनी है। मान लो अगर आप कोई तो मान लो आप एक ऐसा पेपर कर रहे हो जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मान लो कि साइंस, जो कि साइंस 1 साइंस 2, मैथ्स 1 मैथ्स 2, ऐसे आपके टोटल 3 सब्जेक्ट है, सोशल स्टडीज, मैथ्स और साइंस, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो इनका अगर आप कोई भी एक पेपर कर रहे हो आप उसके लिए दो 2 आवर्स, क्योंकि बोर्ड्स में भी आपको इतना ही टाइम मिलने वाला है एक पेपर के लिए। तो हो सकता है कि कोई स्कूल में ऐसा होता है कि वो लोग 1.5 घंटे या फिर 1.45 आवर्स देते हैं, तो वो आपके स्कूल वाले आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए करते हैं।
तो देखो 2 आवर्स के टाइम लिमिट लगा के आप पूरा का पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, और सैम्पल पेपर आपके मिनिमम 4 से 5 नहीं, 4 से 5 मिनिमम नहीं, ये इनफ होते हैं 4 से 5 सैम्पल पेपर सॉल्व करना। तो इससे अब क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है और आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको सॉल्व कैसे करना है। और इसको सॉल्व ऐसे नहीं करना है कि कोई भी पेपर है मैंने सॉल्व कर दिया हो गया। आपको इसमें अच्छे से प्रेजेंटेशन करनी है, पेपर प्रेजेंटेशन, कि मान लो सब कोई भी क्वेश्चन का फाइनल आंसर है तो उसको एक बॉक्स बना दिया, हर जगह देयरफॉर डाला, इज इक्वल टू की जो साइन होती है वो आगे पीछे नहीं ऐसे करके नहीं डाला, कि इस ऐसे आपको नहीं करना है, एक के नीचे एक ऐसे आपकी इज इक्वल टू की साइन रहनी चाहिए। फिर जो आपने अच्छे से अपना पेपर पूरा का पूरा टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व कर लिया, वो पेपर आपको खुद से चेक करना है, वो आप किसी और से चेक करवाने नहीं जाओगे। आपको सोल्यूशन देखना है, अपने आंसर्स देखने हैं और ऐसे टिक करते आना है। और आपको समझ लो, अगर आप खुद का पेपर चेक कर रहे हो तो आपको थोड़ा भी मर्सी नहीं दिखाना है, आपको एकदम स्ट्रिक्ट, जितनी स्ट्रिक्ट हो सके उतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग करनी है, ताकि आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट फील ना करो। कि मान लो अगर आपने देयरफॉर भूल गए डालना तो उसको कट करके हाफ मार्क कट कर दो, -1/2 कर दो। अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया तो भी -1/2 कर दो। ऐसे अगर आप करोगे तो आपको अपने मार्क्स कम होते हुए दिखेंगे और आप सोचोगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि कोई भी टीचर है उसको मेरे मार्क्स काटने की एक भी चांस मिले ही नहीं। तो देखो, जब आप अच्छे से अपने पेपर को, अपनी गलतियों को एनालाइज करके सब कुछ सीख जाओगे, तो आपको मैथ्स 1 या फिर कोई भी पेपर हो, आप उसमें अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आपको उसमें फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और लैंग्वेजेस में भी अगर आप बोलोगे कि सर लैंग्वेजेस में कैसे फुल मार्क्स लाए, तो उसमें हाईएस्ट मार्क्स आपको मिल सकते हैं, कि इंग्लिश में 95, हिंदी में 96, 97, मराठी में ये हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, तो आप उसको भी अचीव आराम से कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करके अपने प्रीलिम्स और खास करके बोर्ड्स के पेपर को फोड़ दोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके फ्यूचर पेपर्स के लिए आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।